करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। मेरे आज के स्टोरी सेंडर हैं फ़ौज़िया लाहौर से, मोहम्मद इस्लाम सऊदी अरेबिया जद्दा से और वकास अहमद मैनचेस्टर से। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फ़ौज़िया शेयर कर रही हैं लाहौर से। फ़ौज़िया कहती हैं, आज मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये बात आज से 11 साल पहले की बात है। हम लोगों ने एक घर लिया, वो बिल्कुल मियानी साहब कब्रिस्तान जो है उसी की एक साइड बनती थी। यानी वो घर इस तरह से था कि हम लोगों की घर की बैक साइड पर भी एक गली थी, फिर उसके आगे वो सारा कब्रिस्तान का हिस्सा था। अगर हम लोग अपनी छत पर खड़े होकर देखें तो कब्रिस्तान नज़र आता था। बड़े बड़े दरख्त वहाँ पर थे। बहुत सी बातें हम लोगों ने सुनी थी कि कब्रिस्तान का वो जो हिस्सा है वो आसेब ज़दा है, वहाँ पर कभी कभार लोगों को गैर मरे मखलूक़ात नज़र भी आते हैं। ये वो ऐसी बातें हम लोगों ने सुनी थी। हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए, हम लोगों के जो घर की बैक साइड वाला घर था, अक्सर रात के टाइम वहाँ से ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कुछ चीखता है। बहुत ज़्यादा ना ड्रामनी आवाज़ें आती थी। हम लोगों को अक्सर ये तजस्सुस होता था कि पता नहीं यहाँ से क्यों किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें आती हैं। सर्दियों का मौसम था तो मैं अपने छत पर बैठकर पढ़ रही थी। जैसे बिल्कुल मोहल्ले होते हैं, साथ साथ ही घर थे, तो मुझे इस तरह से लगा कि साथ वालों की छत के ऊपर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। लड़की के हंसने की आवाज़ आ रही थी, वो कहके लगा लगा कर हंस रही थी। मैंने बुक्स वहीं पर रखी और उठकर देखने लगी कि देखती हूँ ये कौन हंस रहा है छत के ऊपर। जब मैंने देखा तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी और वो उस कब्रिस्तान की तरफ देखकर ऊंचा ऊंचा हंस रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि ये अकेली खड़ी हुई है और एक कब्रिस्तान की तरफ देखकर क्यों हंस रही है। अजीब भी लगा थोड़ा सा, इस तरह से कब्रिस्तान को अकेले देख देख कर हंसना। वहाँ पर अगर उसके साथ कोई और होता तो मैं ये समझ जाती कि वो आपस में बातें करके हंस रही हैं। वो भी एक यंग लड़की थी, मेरी जितनी ही थी, तो वो उस तरफ देख देख कर हंस रही थी। मैं उसको बहुत ज़्यादा तजस्सुस से देख रही थी। एकदम से उसने हंसना रोक दिया, यानी वो चुप हो गई। वहीं पर खड़ी हुई थी, मैं उसी को देखे जा रही थी। मेरी तरफ उसकी अभी कमर थी, बाल उसके खुले हुए थे। एकदम से उसने पलट कर मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। जैसे उसने पलटकर मेरी तरफ देखा, वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। लाइक उसकी जो आइज़ थी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और बड़ी ड्रामनी सी लग रही थी। मैं थोड़ी सी शर्मिंदा भी हो गई कि इस तरह से मुझे देख रही है, इसको कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैंने बिल्कुल ना उसको बुलाया था, ना ही मैंने कुछ ऐसा प्रिटेंड किया था कि उसको पता चलता कि मैं पीछे खड़ी हूँ। मुझे बहुत घूर घूर के देख रही थी। उसने मुझे जब देखा मैं थोड़ी सी डर गई, मैं पीछे हट गई। मुझे तकरीबन मैं 5-10 मिनट वापस आकर बैठ गई। मैंने दोबारा से बुक्स खोली। एकदम से मेरी तरफ, मेरे पास जहाँ पर मैं बैठकर पढ़ रही थी चारपाई पर, एक पत्थर आकर गिरा उसी साइड से जहाँ पर उनका घर था और वो लड़की थी। मुझे लगा कि शायद वो लड़की थी, उसने मुझे देख लिया इसलिए पत्थर फेंका होगा। मैं उठी, मैंने वो देखा, वो पत्थर मेरे पास ही पड़ा हुआ था। छोटा सा पत्थर था, एग्जैक्ट वहीं पर आकर गिरा जहाँ पर मैं बैठकर पढ़ रही थी। हम लोगों का और उनका छत बिल्कुल साथ साथ था, बहुत ऊंची दीवार भी नहीं थी। जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे ये लगा शायद यूं ही शरारत के तौर पर पत्थर फेंक कर वो खुद नीचे चली गई होगी। मैंने इस बात को इतना नोटिस नहीं किया। असर होने वाली थी, मैं अपनी बुक्स उठाकर नीचे आ गई। मैंने अम्मी को आकर बताया, अम्मी आज वो मैंने साथ वालों की लड़की देखी है जिसकी अक्सर रात को चीखने की आवाज़ें आती हैं। वो बिल्कुल मेरी तरह ही यंग लड़की है। वो बड़े अजीबोगरीब अंदाज में कब्रिस्तान की तरफ देखकर हंस रही थी और मैं उसको देख रही थी। अम्मी ने मुझे डांटा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी देखने की, जिसकी जो मर्ज़ी है करने देते हैं, इस तरह से किसी को झांक झांक कर किसी के घर में नहीं देखते। मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तो सिर्फ उसकी हंसी की आवाज़ें सुनकर आगे गई थी।
अगले दिन मैं फिर छत पर बैठकर पढ़ रही थी। तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम होगा। धूप में मैं बैठकर पढ़ रही थी, तो एकदम से उन लोगों की छत की तरफ से बहुत ज़्यादा खुशबू महकने लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया हुआ है। मुझे लगा कि शायद वही लोग होंगे जिनका घर है। उन लोगों के उस घर से एकदम से उनकी छत के ऊपर से पहले खुशबू आई और फिर तालियां बजाने की आवाज़ आने लग गई, जैसे कोई क्लैपिंग कर रहा है। मैं डरते डरते थोड़ी सी आगे गई। मैंने दीवार के ऊपर से नहीं देखा। वो जो दीवार के सेंटर में कुछ स्टाइल से बने होते हैं, ऐसे लगता है जैसे ग्रिल सी है, तो उसमें से आर पार नज़र आ जाता है। वो दीवारें तो सीमेंट की थी, ग्रिल नहीं थी, लेकिन उनके सेंटर में भी वो डिज़ाइन बना हुआ था कि आर पार देखा जा सकता था। छोटे छोटे डिज़ाइन बने हुए थे। मैं उसमें से बैठकर देखने लगी। वही लड़की, उसके बाल खुले हुए थे और वो बिल्कुल सामने ज़मीन पर बैठी हुई थी और बैठकर तालियां बजा रही थी और मखसूस एक कोने में देखे जा रही थी। वो इतनी डरावनी लग रही थी, उसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये क्या कर रही है, ये क्या तरीक़ाकार है। सर के बाल इस तरह से बिखेर के इतने डरावने अंदाज में एक कोने में देखकर वो क्लैपिंग कर रही थी और दोपहर का टाइम था। मैं थोड़ी सी डर गई। मैं उसको उसी सुराख में से देख रही थी। एकदम से उसको पता चल गया कि मैं देख रही हूँ। उसने उस दीवार की तरफ देखना शुरू कर दिया जहाँ पर बैठकर मैं उसको देख रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मुझे लगा कि शायद इसको पता चल गया है। वो इतनी छोटी सी जगह थी जहाँ से मैं उसको देख रही थी, उसको कैसे पता चला मैं नहीं जानती। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं फ़ौरन से पीछे आकर मैंने अपनी बुक्स उठाई और मैं नीचे आ गई। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये क्या मच रहा है। मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब होगी, सर भारी हो गया, मेरे कंधे भी भारी हो गए। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ है क्या नहीं। तो कुछ दिन के बाद अम्मी ने कोई चीज़ बनाई, तो अम्मी ने ये कहा कि नेबर्स हैं हम लोगों के, तुम जाकर उनके घर भी दे आओ। मुझे थोड़ा सा तजस्सुस भी था कि मैं उनके घर जाऊं और मैं देखूं उनकी बेटी को क्या मसला है, उनकी बेटी इस तरह से क्यों हंसती है, ये वो। मैं गई उनके घर। वो मैंने आंटी को सलाम किया और मैंने आंटी को ये बताया कि आंटी मैंने 1 से 2 दफ़ा आपकी बेटी को छत पर देखा है। वो आंटी ना बहुत ज़्यादा अजीब से, उनका चेहरा अजीब हो गया मुझे देखकर। वो कहती हैं आपने कब देखा है मेरी बेटी को? मैंने कहा वो मैंने उसको 1 से 2 दफ़ा देखा है, वो छत के ऊपर बैठी होती है अक्सर। वो कहने लगी हाँ उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अक्सर ऐसी हरकतें करने लग जाती है। मैंने पूछा कि उसको क्या हुआ है क्या नहीं, तो वो ना बहुत ज़्यादा परेशान होगी और मुझे ये कहने लगी कि वो जब भी छत पर हो ना तो आप उसको ना देखा करें। मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि वो ऐसे क्यों कह रही हैं कि मैं उसको ना देखा करूं। मैंने पूछा कि वो कहाँ पर है, तो वो ये कह रही थी वो इस टाइम सो रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा। वो जो आंटी थी उन्होंने फिर मुझे दोबारा कहा कि आपने ना दोबारा उसको छत से नहीं देखना, अगर वो छत पर कुछ भी कर रही होगी तो आपने नहीं देखना। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने उनसे झिझकते हुए पूछा कि आप ऐसे क्यों कह रही हैं, क्या बात है? उनका ये कहना था कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था, शाम का टाइम था, मगरिब का टाइम था, तो ये छत के ऊपर गई है, ये कब्रिस्तान वाली दीवार के पास खड़ी होकर कुछ देख रही थी, कब्रिस्तान में देख रही थी मगरिब के टाइम। वहाँ से इसने कोई गैर मरी मखलूक देखी है। ये चीखें मारने लगी और ये बेहोश हो गई। जब हमने इसकी चीखों की आवाज़ें सुनी थी, हम इसको ऊपर से बेहोश हुई को उठाकर नीचे ले आए थे। उसके बाद से ये अजीबोगरीब हरकतें करती है। इसको कभी कभार दौरे पड़ते हैं, इसके ऊपर किसी गैर मरी मखलूक का बसेरा है। वो जब भी इसको दौरे की कंडीशन होती है, हम लोग इसको नहीं रोकते, वो चीज़ इसको अपने साथ ऊपर ले जाती है। ये अजीबोगरीब हरकतें करती है। कभी ये बहुत एबनॉर्मल खाना शुरू कर देती है। हम लोगों ने 1 से 2 दफ़ा एक आमिल साहब को भी दिखाया है, तो उनका ये कहना है कि वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ देगी। अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो वो चीज़ इसको जानी नुकसान दे सकती है। मैंने फिर कहा कि आपके घर से अक्सर रात के टाइम चीखों की भी आवाज़ें आती हैं। वो कह रही थी कि ये जब इसको किसी भी टाइम इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर ये अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती है। अभी भी हम इसका इलाज करवा रहे हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। पहले तो ये 24 घंटे छत पर ही बैठी रहती थी, उस दीवार के पास ही खड़ी रहती थी, और जब भी इसको कोई नोटिस करता है या कोई देखता है, इसको पता चल जाता है। जब भी मैंने फिर बताया कि इसको मैं जब भी देख रही होती हूँ उसको पता भी चल जाता है। वो इसलिए मुझे मना कर रही थी कि वो अभी ज़ेरे इलाज थी, ऐसा ना हो कि वो चीज़ उसको छोड़कर वो चीज़ मेरे ऊपर ना अटैक कर दे, क्योंकि मैं भी यंग लड़की थी और वो भी यंग लड़की थी। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई।
मैंने उनसे वो प्लेट्स ली और मैं वापस आ गई। मैंने ये बात आकर घर भी बताई। अम्मी ने भी मुझे डांटा, मैंने तुम्हें मना किया था। अम्मी ने मेरा छत पर जाना ही बंद कर दिया। अम्मी ने कहा कि नहीं जाना ऊपर, क्योंकि उनको ये था कि हो सकता है वो चीज़, अब 1 से 2 दफ़ा मैंने भी उसे देखा था, वो चीज़ कहीं मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। मैं भी बीमार रहने लग गई, वो खौफ सा मेरे जहन में बैठ गया, मुझे बुखार हो जाता था। अम्मी ने फिर मुझे एक मौलवी साहब थे, उनके घर गए। उनकी मिसेस भी दम करती थी, मैंने उनसे दम करवाया। उनका भी यही कहना था कि उनकी बेटी पर बहुत सख्त आसेब है। वो कब्रिस्तान के उस हिस्से से डरी थी। एक दफ़ा वो कब्रिस्तान भी गई थी, उसके बाद वो उस दीवार के ऊपर खड़ी हुई तो वो चीज़ उसको बाकायदा नज़र आ गई। वो कह रही थी कि अब तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गई है, पहले तो ये पता ही नहीं चलता था, मगरिब के टाइम कब्रिस्तान भाग जाती थी, वहाँ से इसको पकड़ पकड़ कर लाते थे। फिर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके इलाज करवाए। अब वो इस काबिल हो चुकी है कि 24 घंटे में किसी एक वक्त उस पर वो चीज़ हमलावर होती है या उसको अपना आप ज़ाहिर करती है। फिर हम लोग वहाँ पर उस घर में 3-4 साल रहे थे। उसके बाद तकरीबन 1 साल तक उनके घर से वो आवाज़ें आती थी। फिर 1 साल के बाद उनके घर से वो आवाज़ें आना बंद हो गई। फिर हम लोगों को पता चला कि उनकी बेटी ठीक हो गई थी, तो उनको किसी आमिल ने कहा था आप ये घर छोड़ दें, क्योंकि इस लड़की के पीछे वो चीज़ यहाँ तक आती है। अक्सर उन लोगों के छत के ऊपर से बहुत ज़्यादा खुशबू महकती थी। इनफैक्ट वो खुशबू हम लोगों के घर तक भी आती थी। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए। मैं तो दोबारा कभी उनके घर नहीं गई, लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उस चीज़ ने मुझे कोई नुकसान नहीं दिया। वो बहुत ज़्यादा डरावनी उसकी उस टाइम कंडीशन होती थी। पहले दिन जब मैंने उसको देखा था, जब उसने पलट कर मेरी तरफ देखा था, तो उसकी आइज़ के नीचे इतने काले काले वो सर्कल से थे। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी और उसकी जो आइज़ थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी लग रही थी। शायद वो चीज़ उसके जिस्म में भी आती होगी, जो उसको पता चल गया था कि मैं पीछे खड़ी होकर उसको देख रही हूँ। फिर जब मैं उसको एक ग्रिल में से बैठ कर जाली में से देख रही थी, वहाँ से भी उसको पता चल गया कि मैं उसको देख रही थी। वो जो पत्थर हमारे छत के ऊपर आकर गिरा था, वो पत्थर अपने आप ही वहाँ से गायब हो गया। वो पूरी छत पर कहीं भी पत्थर नहीं था। वो पत्थर भी बड़ा अजीब सा था, यानी वो ऐसा नहीं था कि किसी ईंट का कोई टुकड़ा हो या ये सीमेंट वगैरह का कोई टुकड़ा हो। अजीब सा वो एक पहाड़ का कोई पत्थर लग रहा था, वो भी वहाँ से गायब हो गया। फिर मैं तो अपनी छत पर बहुत कम जाती थी, मुझे बहुत डर लगता था। फिर वो लोग, जब उन लोगों ने वो घर छोड़ा, उसके बाद वो घर रेंट आउट भी नहीं हुआ। अक्सर लोग कहते थे उस घर में भी असरात थे। फिर हम लोगों ने वो घर 3-4 साल के बाद हम लोगों ने भी वो जगह छोड़ दी थी। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फौजिया आपका। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, अल्लाह उस लड़की की भी मुश्किल आसान करे। लिसनर्स, अक्सर ये बातें मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हैं। कभी भी मगरिब के टाइम छत पर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, कोई भी हादसा इंसान के साथ पेश आ सकता है। मगरिब के बाद जिन्नात आसमान से अल्लाह के हुक्म से उतारे जाते हैं। उस टाइम वो इंसान पर हमला आवर हो जाते हैं। मगरिब की अजान होते साथ ही अपने घरों की खिड़कियाँ दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर लिया करें। अगर आप लोगों की विंडो ऐसी है जिसके आगे नेट है, सारी जाली लगी हुई है, तो उसके आगे भी कर्टन कर दिया करें, बंद कर दिया करें। और जब अजान हो जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर उनको खोल दिया करें। अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, क्योंकि जब वो जन्नात उतरते हैं तो वो पनाह ढूंढ रहे होते हैं कि हम कहाँ पर जाकर अपना ठिकाना बनाएं। फिर जो घर दरवाजे खुले रहते हैं, जिन घरों के दरवाजे, फिर वो वहाँ पर अपना बसेरा कर लेते हैं। फिर उन घरों में अजीबोगरीब वाक़यात होने लग जाते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मोहम्मद इस्लाम सऊदी अरबिया जद्दा से शेयर कर रहे हैं। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि आज आपके साथ मैं अपने दोस्त इशफाक की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। इशफाक कहता है कि मैंने एक गाँव था, वहाँ पर मैंने सोचा कि मैं जैसे एक जनरल स्टोर होता है वो बनाता हूँ, वहाँ से लोग मेरे से चीज़ें ख़रीदेंगे। मैंने वहाँ पर एक जगह देखी, वहाँ पर मैंने वो अपनी बाकायदा शॉप बनाई और वहाँ पर मैंने अपना सामान वगैरह ला कर रख लिया जो ग्रॉसरी का होता है। आए दिन मुझे अजीबोगरीब वाक़यात मेरे साथ होने लग गए। अभी मैं उस शॉप को मैंने स्टार्ट ही किया था, कुछ ही दिनों के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे स्टॉक में से चीज़ें कम होती हैं। कभी घी कम हो जाना, कभी बाकी जो चीज़ें होती हैं चीनी कम हो जाना, कभी कोई पूरी एक एक बोरी गायब हो जाना। वहाँ पर मेरे अलावा कोई होता भी नहीं था। मुझे बड़ा अजीब लगता था। मेरा एक बिल्कुल कोने में बैठने का सेटअप था। एक दफ़ा मैं वहाँ पर बैठा तो शाम का टाइम था, मुझे बाकायदा ऐसा लगा कि जैसे मेरे पाँव पर किसी ने टच किया है।
मैं डर गया, मैंने फ़ौरन से पाँव पीछे किए और मैं देखने लगा कि मेरे पाँव के साथ क्या चीज़ लगी है। वो बाकायदा किसी ने जैसे कोई हाथ लगाता है। उसके बाद अभी 10-15 मिनट ही गुजरे थे तो फिर मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कपड़े खींचे हैं पाँव की तरफ से। मुझे लगा शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी, अक्सर जैसे वो पंजे मारती हैं। मैंने बाकायदा उस जगह को चेयर हटा कर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैं थोड़ा सा खौफज़दा हो गया और मैंने आज जल्दी ही अपनी शॉप बंद करके मैं घर चला गया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरे उसी टांग में जिस तरफ वो हाथ लगा था और पाँव लगा था उसमें खिंचाव सा पड़ने लग गया। मेरे से चला नहीं जा रहा था। एकदम से वो जो मेरी वेन्स थी इस तरह से उनमें खिंचाव आ गया, ना मेरे से पाँव रखा जाए ज़मीन पर, ना ही मेरे से चला जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं डॉक्टर के पास भी गया, डॉक्टर ने भी चेक किया तो डॉक्टर का ये कहना था कि मुझे कुछ इस तरह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको कोई इशू है। एकदम से मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक की, क्यों ना मैं किसी ये जो दम वगैरह करते हैं उनके पास चला जाऊँ। मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें सारी बात बताई। जब उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, उनका ये कहना था कि जिस जगह पर मेरी शॉप है वो जगह असेबसत है। जिन्नात ने अपना मेरे ऊपर ज़ाहिर किया है। पहले वो चीज़ें उठाते रहे तो मैंने इस चीज़ को नहीं नोटिस किया, फिर उन्होंने बाकायदा अपना आप मेरे ऊपर ज़ाहिर किया। उसकी वजह से मेरी टांग में वो खिंचाव था। मैंने बहुत ज़्यादा दम दरूद करवाया, तब जाकर मेरी वो जो टांग थी वो ठीक हुई। उसके बाद मैं इतना डर गया कि मैंने उस शॉप को खाली कर दिया। मैंने कहीं और पर वो अपना सेटअप शुरू कर लिया, लेकिन वहाँ पर दोबारा मैं नहीं गया। एक स्टोरी थी जो मोहम्मद इस्लाम ने शेयर की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्लाम, आपका मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर है। इसी तरह से बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ सिंध की एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये वहाँ के कुछ बच्चों की कहानी है जो बहुत ही ज़्यादा मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखते थे। दिन भर वो लोग ये जो कचरा कुंडियाँ होती हैं वहाँ से प्लास्टिक की बॉटल्स इकट्ठी किया करते थे। उन प्लास्टिक की बॉटल्स को आगे वो लोग सप्लाई करते थे, सेल करते थे, वट एवर जहाँ पर भी वो देते थे उनको उसके इव्स कुछ पैसे मिल जाते थे। वो कहते हैं कि हम लोग एक जगह पर जहाँ से हम लोग सारा कचरा इकट्ठा करते थे, जहाँ से बॉटल्स उठाते थे, वहाँ से उन लोगों ने कचरा हटा कर एक और जगह पर शिफ्ट कर दिया। वो जगह बिल्कुल वीरान सी थी, वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा ढेर थे कचरे के। एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम लोग वहाँ पर 7-8 लड़के थे, हम लोग वहाँ से बॉटल्स इकट्ठी कर रहे थे प्लास्टिक की। एकदम से हम लोगों को महसूस हुआ जैसे उस कचरे के पास से हम लोगों को कोई आवाज़ें दे रहा है। अब सामने कोई भी नहीं था, कचरे के ढेर थे। हमें लगा कि शायद उस तरफ कोई हो, दूसरी तरफ भी जाकर देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। एकदम से किसी ने, हम लोगों को नज़र भी नहीं आया कोई, हवा में 1 से 2 बॉटल्स उठाकर फेंकी। अब हम लोग थोड़ा डर गए, यानी सामने कोई भी नहीं था और इन चीज़ों को कोई हिला जुला रहा था। और एकदम से बहुत ज़्यादा भयानक रोने की आवाज़ें आने लगी जिस तरह वो कचरे का सारा ढेर था। हम लोगों में से एक लड़के ने कहा कि ये कचरे का ढेर है, ये हो सकता है यहाँ पर जिन्नात हो, शयातीन जिन्नात हो, वो हमें नुकसान दे देंगे, बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। अभी हम लोग उसकी बात पर ये गौर ही कर रहे थे तो हम लोगों में से एक लड़के को बहुत ज़ोर से किसी ने थप्पड़ मारा, वो रोने लग गया। हम लोग समझ गए कि यहाँ पर जिन्नात हैं जो हमें भगाना चाह रहे हैं। हम लोगों ने फ़ौरन से जितनी बॉटल्स इकट्ठी की थी बस वो ली और वहाँ से निकल पड़े। उसके बाद हम लोग उस जगह पर कभी भी नहीं गए क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा वीरान थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो कचरे के ढेर थे, शायद उनके ऊपर जिन्नात थे। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया, उसको बुखार होने लग गया। फिर उसने 1-2 दफ़ा जाकर किसी से दम वगैरह करवाया तो तब वो जाकर ठीक हुआ। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। लिसनर्स, अक्सर मैं आप लोगों को कहती हूँ, आप किसी प्लॉट के पास से गुजर रहे हो जहाँ पर अक्सर खाली प्लॉट होते हैं, वहाँ पर लोग कचरा फेंक देते हैं, या मखसूस कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर लोग कचरा इकट्ठा करते हैं, तो उन जगह पर जिन्नात होते हैं। कचरे के ढेर पर भी जिन्नात होते हैं, शयातीन जिन्नात होते हैं। तो वहाँ पर जब भी आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हो, वहाँ पर आयतुल कुर्सी, चारों कुल और दुरूद पाक पढ़ते हुए जाया करें, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो चीज़ हमें देख रही होती है। वो कब हमलावर हो जाए इंसान नहीं जानता। अपना बचाओ और अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। एक जिस तरफ कोई जानवर देखकर भौंक रहा हो या कोई बिल्ली देख रही हो, उस तरफ से भी जब आप गुज़रें तो लाजमी दुरूद पाक और आयतुल कुर्सी पढ़कर गुजरा करें। मेरी एक लिसनर है इंद्रानी, इंडिया से, वो मेरे से पूछ रही थी कि द्यो क्या होता है। द्यो भी एक गैर मरी मखलूक़ात की एक किस्म है जिसको
माना यह जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूज एक जिन्नात है, जिन है शायद, ये भी एक जिन की किस्म है ना। जैसे जिनों में बहुत सी इकसाम है, जैसे चुड़ैल होती है, फीमेल जिन्नात होते हैं, छलावा छोटे जिन्नात होते हैं, बहुत सी इनकी किस्में हैं। उनमें एक देव भी है, अस्तगफिरुल्लाह। ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, और ये आंधी तूफ़ान जब बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें वो ट्विस्टर सा होता है, उसमें देव होते हैं। ये पूरे पूरे कहते हैं कि पूरे पूरे दरख्त को उखेड़ के ले जाते हैं साथ। उनसे रहम मांगना चाहिए, इस मखलूक का नाम भी नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ड्रावनी चीज़ होती है। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, ये भी जिन्नात की ही एक किस्म है। इसलिए ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की स्टोरीज़ कैसी लगी। आप लोग भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नीना वॉइस ऑफिशियल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। हॉरर स्टोरी चैनल है मेरी सिस्टर का, और नौशीन वॉइस ऑफिशियल मेरा व्लॉग चैनल है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। अब मौसम चेंज हो रहा है, तो इंशाल्लाह मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब यहाँ पर फॉग होती है, ठंड होती है, उसके भी व्लॉग्स बनाऊँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर आप लोग अपना फीडबैक मुझे उस चैनल पर भी दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।